इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप। तो ये जो पोइट्री है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है और इस पोइट्री की थीम जो है वो है शिवलरी एंड ब्रेवरी। तो स्टूडेंट्स, इस पोइट्री की कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। वो ये है कि ये जो पोइट्री है ये कम्प्लीटली आपको पता है कि वॉर पे बेस करती है जो कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई थी। उस वक्त का जो लीडर था वो था नेपोलियन दी बोनापार्ट। आप सब लोग जानते होंगे नेपोलियन द बोनापार्ट को। अगर आप नहीं जानते तो अपनी रिसर्च को बढ़ाइए और गूगल कीजिए नेपोलियन द बोनापार्ट की बायोग्राफी को और देखिए कि वो कौन था और क्या था। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नेपोलियन द बोनापार्ट की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसकी बायोग्राफी पे भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि वो आपको मिल सके और आप देखकर उससे मुस्तफीद हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो पोइट्री है ये पोइट्री वॉर पे बेस करती है। एक पहाड़ी पे नेपोलियन द बोनापार्ट खड़ा होकर देख रहा था एक शहर को जिस पर उसने हमला किया है। उस जगह का नाम है रेटिसबर्न। ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि पोइट्री की शक्ल में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बताया है। तो ये पोइट्री आगे चल के एक नौजवान सोल्जर की कहानी हमें बताती है जो कि बहुत बहादुर और दिलेर है, जो कि अपने मुल्क के लिए जान देना जानता है। तो इस पोइट्री में हम मज़ीद कुछ माइन्यूट डिटेल्स पढ़ेंगे जो कि हम बुलेट पॉइंट्स में देखेंगे कि क्या डिटेल्स हैं। तो चलिए चलते हैं बुलेट पॉइंट्स की जानिब और देखते हैं कि आज के हमारे बुलेट पॉइंट्स क्या हैं और वहाँ से आप क्या माइन्यूट डिटेल नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पीपीटी की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप पे। सबसे पहले जान लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग पुट हिम हाई अमंग द विक्टोरियन पोएट्स। तो वो एक इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे। उनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग जो थी वो उनको विक्टोरियन पोएट में मुनफरिद बनाती है। ही वॉज नोटेड फॉर आयरनी, करेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग एंड चैलेंजिंग वोकेबलरी एंड सेंटेक्स। ठीक है, उनकी आयरनी है। आयरनी एक टेक्निक होती है इंग्लिश लिटरेचर में, इसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल से बताऊंगा। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। करेक्टराइजेशन, किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को किसी करेक्टर में ज़ाहिर करना, इसको करेक्टराइजेशन कहते हैं। डार्क ह्यूमर, ऐसा ह्यूमर जो कि ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स के बारे में किया जाता हो उसे कहते हैं डार्क ह्यूमर। सोशल कमेंट्री यानी कि जिसको हम ज़माने के हाल अहवाल के बारे में ज़िक्र हम कह लें तो वो इस तरह गलत ना होगा। हिस्टोरिकल सेटिंग यानी तारीख़ के जो भी अतवार गुजर चुके हैं उनके बारे में अगर जो कोई राइटर बताए तो उसको हम हिस्टोरिकल सेटिंग्स भी कहेंगे। और जो उनकी खासियत थी वो थी चैलेंजिंग वोकेबलरी और सेंटेक्स, यानी कि सेंटेंस की सेटिंग जो थी वो और उनकी वोकैब जो थी वो उनको सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जान लेते हैं पिन पॉइंट्स के बारे में। बायोग्राफी जिसको हम कह लें या जिनको हम पिन पॉइंट कह लें, तो वो थे 7 मई को उनकी पैदाइश हुई थी 1812 में, वॉलवर्थ, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। डेट ऑफ डेथ जो है वो उनकी 12 दिसंबर 1889 कैजन को, वेनिस, इटली। स्पाउस में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जिनके साथ उन्होंने एलॉप्ड मैरिज की थी। स्टूडेंट्स, एलॉप्ड मैरिज में आपको बताता चलूँ यानी भागकर शादी की थी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1846 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1861 में उनकी डेथ हो गई थी। पेरेंट्स जो थे वो उनके थे सारा एना वेड्समैन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है जी। चिल्ड्रन में जो थे उनके रॉबर्ट बैरेट ब्राउनिंग और उनका इकलौता ही बच्चा था और एक ही बच्चा था जो कि इसमें बताया गया है। पोएम के बारे में जान लेते हैं, उनकी फेमस पोएम जिनके लिए उनको जाना जाता है। माई लास्ट डचेस, प्रोफेरियाज लवर, मीटिंग एट नाइट, द रिंग एंड द बुक। सिलेक्टेड पोएम्स में उनकी जो थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिनकी एक सीरीज़ थी वो पब्लिश हुई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के नाम से, जो 1883 में हुई थी। स्ट्रैफोर्ड 1898 में, 1898 में उनकी एक पब्लिश हुई थी स्ट्रैफोर्ड। उसके बाद रिंग एंड द बुक ये हुई थी 1868 में पब्लिश। स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएम के बारे में। दिस इज सब्जेक्टिव पोएम। ये एक सब्जेक्टिव पोएम है, यानी किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के उस पर पोइट्री बनाने को हम कहते हैं सब्जेक्टिव पोइट, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हमें बताता है उसको भी हम सब्जेक्टिव पोइट कहते हैं। तो
द इंसिडेंट रिपोर्टेड इन द ड्रामेटिक पोएम हैपेंड इन 1809। तो 1809 में जो थी वो एक इवेंट हुआ था, जो जंग हुई थी उसके बारे में ये हमें बताती है। द पोएम फॉर ऑल इट्स वीकनेसेस इज फास्ट मूविंग एंड एक्साइटिंग। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 35 लाइन्स ऑफ रेगुलर रिदम। ठीक है, तो ये पोइट्री जो है इसमें इसकी तमाम खामियों को अगर हम हटा दें, इसकी सिंटेक्स या इसकी ग्रामर को हम हटा दें, तो ये एक बहुत बेहतरीन पोइट्री है जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी जा सकती है, जो कि 35 लाइंस पर मुश्तमिल है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो रेगुलर राइमिंग स्कीम है, जिसको हम एलिट्रेशन भी कह सकते हैं कि वो दूसरी लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन से मिलती जुलती है। द पोएम इज एन इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप, नरेट्स द एक्चुअल इंसिडेंट इन द रियल वॉर 1809 बिटवीन फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया लेड बाय नेपोलियन। तो ये जो जंग लड़ी गई थी फ्रांस और ऑस्ट्रिया के दरमियान में लड़ी गई थी। ठीक है, काफ़ी जगह पे ऑस्ट्रिया लिखा गया है, काफ़ी जगह जर्मनी लिखा गया है। तो नेपोलियन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल माउंट, एक छोटे से पहाड़ पर खड़ा हुआ देख रहा था रेटिसबर्न शहर को, और उसके बारे में ख्याल कर रहा था, अपनी प्लानिंग्स बता रहा था कि मैं किस तरह इस शहर पे कब्ज़ा करूं और कब मुझे खुशखबरी मिलेगी कि हमने अपने झंडे को इस शहर के ऊपर लहरा दिया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके स्टैंजा के बारे में ताकि हम मज़ीद एलेबोरेशन से इसको समझ सकें। द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द सीन ऑफ फ्रेंच अटैक ऑन द जर्मन सिटी ऑफ रेटिसबर्न। जर्मन सिटी जो है उसके बारे में जो है वो हमें बताता है, जो शहर है रेटिसबर्न उस पर उन्होंने हमला किया है। मार्शल लेंस नाम है इस पोइट्री में, जो कि मार्शल थे उस वक्त, लेड द फ्रेंच एग्रेशन इन द ईयर ऑफ 1783। तो ये 1783 में ये थे, मार्शल रहे हैं फ्रेंच आर्मी के, जो कि इस पूरी आर्मी को लीड कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर। On that occasion, the French Emperor Napoleon stood on a hillock just a mile away from a scene of our onslaught। ठीक है, एक ऐसी जगह पर खड़े हुए थे जहां पर वो सारे इस मुहाजरे को बखूबी देख सके। ही अपीयर टू बी इन अ पेंसिव मूड, वो बड़ी सोच विचार वाले दिमाग में थे कि वो सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे कि किस तरह मैं अपनी जंग को कामयाब बना सकूं। ही had his neck striking out and his legs were wide apart। उनके टांगें खुली हुई थी और उनकी गर्दन जो थी वो झुकी हुई थी, देख रही थी किस तरफ, उस शहर की जानिब जिस पर उन्होंने हमला किया था। He had his arm joined behind his back and a cloud on his brow was quite visible। और उनकी जो थी भौहों के ऊपर, जिस तरह आप कभी भी आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो आपके माथे पर कुछ शिकन आ जाते हैं, उसको कहते हैं क्लाउड ब्रो ऑन योर फोरहेड। ठीक है स्टूडेंट, और उन्होंने अपने हाथ जो थे वो पीछे की जानिब बांधे हुए थे, लॉक किए हुए थे। इट सीम दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वॉज वेइंग अपॉन हिज माइंड। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कोई ऐसी ख़ास बात चल रही है जिसके बारे में वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं। एंड ही वॉज परहैप्स वर्किंग आउट हिज फ्यूचर स्ट्रेटजीज एंड लाइन ऑफ एक्शन। और वो अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो किस तरह सर अंजाम देंगे अपनी सरगर्मियों को। जस्ट एज परहैप्स स्टार्ट द माउंट दीज लाइन्स ब्रिंग टू लाइट द कंटेम्पलेटिव नेचर ऑफ नेपोलियन। ये नेपोलियन की जो है वो सोच विचार करने वाली फितरत के ऊपर जाहिर करती है। एंड द करेज एंड एंथुजियाज्म ऑफ यंग सोल्जर हु वाज हेडिंग टूवर्ड हिम टू कन्वे द गुड न्यूज़ ऑफ विक्ट्री। और एक ऐसे नौजवान बहादुर सिपाही की कहानी हमें बताती है जो दौड़ के आ रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ और उसे खुशखबरी सुनाने वाला है उसकी जीत की। ही वॉज ईगरली वेटिंग, यानी नेपोलियन बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि कब फ्रांस का झंडा जो है वो लहराया जाएगा जर्मनी के इस शहर पर। उसने देखा कि एक नौजवान सिपाही उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, और सीधा जब वो आया तो उसने अपने घोड़े के ऊपर से छलांग लगाई और नेपोलियन के कदमों में जा गिरा और खड़े होकर उसे जवाब दिया कि सर मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, यानी गुड वर्ड्स लेकर आया हूँ। स्टैंजा 3 में हमें बताता है
इन द गिवन लाइन्स द पोइट अप्रिशिएटेड द हेरोइक बिहेवियर। इस नेक्स्ट लाइन में हमें ये बताता है कि जो पोइट है वो अप्रिशिएट करता है, तारीफ़ करता है उस नौजवान सोल्जर की कि वो ज़ख्मी होने के बावजूद भी उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज दिखाई, यानी कि गैर मामूली तौर पे बहादुरी दिखाई, जो कि एक मिसाल बन गई। उसने अपने घोड़े पर से जंप लगाई और अपने चीफ यानी नेपोलियन द बोनापार्ट के अटेंशन को कैप्चर किया और उसे खुशखबरी सुनाई। हिज माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड, उसका जो मुंह था वो खून से भरा हुआ था। ही हैड हिज लिप्स सो टाइट सील्ड दैट नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऊज्ड आउट ऑफ इट, और उसके होंठों को उसने इतना ज़ोर से भींच के रखा हुआ था, दबा कर रखा हुआ था कि वो खून का एक भी कतरा वहाँ से न गिर सके। ही मेंटेन हिज कूल कंपोजर, उसने अपना चेहरा बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ था जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ। और यही उसकी बहादुरी और दिलेरी की मिसाल बना आगे चल के। और उसने खुशखबरी सुनाई अपने लीडर को। जब नेपोलियन बोनापार्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि ये नौजवान जो सोल्जर मेरे पास आया है इसको गोलियां लग चुकी हैं, और नेक्स्ट लाइन में बताता है पोएट डिस्क्राइबिंग द वे इन विच द यंग सोल्जर इन्फॉर्म नेपोलियन। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि नेपोलियन द बोनापार्ट को किस तरह बताया गया नौजवान सोल्जर के ज़रिए कि हमने रेटिसबर्न को फ़तह कर लिया है, जर्मनी के ऊपर हमने अपना झंडा लहरा दिया है। नेपोलियन बहुत खुश हुआ बज़ाहिर, लेकिन वो जानता था कि ये नौजवान शख्स जो है ये मरने वाला है, और वो इस खुशी के साथ साथ उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि न जाने अपनी इस जंग को पूरा करने के लिए मैं कितने लोगों की कुर्बानी मज़ीद दूंगा, और या कितने लोगों की मज़ीद कुर्बानी मेरे मकसद के आड़े आएगी। तो नेक्स्ट लाइन में स्टेंजा 5 में हमें बताता है द चीफ्स बॉयज़, स्टार्ट हो रहा है ये लाइन, और बॉय फेल डेड, और वो नौजवान लड़का मर गया। नेपोलियंस लव एंड अफेक्शनेट बिहेवियर टुवर्ड द यंग सोल्जर हु वॉज अबाउट टू ब्रीथ हिज लास्ट, द गुड न्यूज़ फॉर सक्सेस फेडेड अवे नो सूनर हैड ही नोटिस दैट द सोल्जर वॉज फैटली वुंडेड। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो तारीफ़ कर रहा था उस नौजवान शख्स की जो कि मरने वाला या अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और उसकी ये खुशी बहुत जल्दी जो थी मुरझा जाने वाली थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये नौजवान शख्स ज़ख्मों की ताब ना लाकर मरने वाला है। इट वॉज जस्ट लाइक दोज ऑफ मदर ईगल, और वो ये जानता है कि जो झंडे के ऊपर, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो थे फ्रांस के झंडे के ऊपर एक ईगल का निशान था नेपोलियन बोनापार्ट की रेन में जब वो थे, तो उसकी वो मिसाल देते हैं कि वो ईगल जो है वो उसे इस तरह देख रहा था जिस तरह वो ख़ुद उस नौजवान लड़की को देख रही हो और उसकी बारे में गौर कर रही हो कि उसका एक नौजवान बेटा जो है वो उसके लिए शहीद हो गया, उसके लिए मर गया है। इंक्वायर्स वो मालूम करता है, नेपोलियन बोनापार्ट किससे मालूम करता है? उस नौजवान लड़के से कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या सूरत हाल है। तो वो सोल्जर जो है, वो नौजवान सिपाही जो है, वो बहुत खुशी के साथ इजहार करता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये जान मेरी वतन के लिए, मेरे मुल्क के लिए काम आ सकी और मैं अपने मुल्क के लिए शहीद हो रहा हूँ। और उसके चेहरे पे मरते वक्त एक मुस्कुराहट थी जो कि ये जाहिर करती है कि उसकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोइट्री इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप की, और ये थी इसकी पोइट्री की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो से बताए हुए फैक्ट से आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपके काम आई है और इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, आपको एग्जाम्स देने में अब आसानी होगी, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और अपने मार्क्स यानी अपने ग्रेड्स को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।